नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बाजार में अच्छी खासी हलचल है और भावों में उठापटक भी। ट्रंप किस तरह के टैरिफ्स यहां पर लगा सकते हैं? एज ऑफ नाउ हम ये जानते हैं कि उन्होंने पॉज किया है 30 दिन का मेक्सिको और कैनेडियन टैरिफ्स पर, लेकिन जहां तक चाइना की बात है अभी 10% टैरिफ्स यहां पर जारी हैं और साथ में चाइना ने रिटेलिएट किया है 10% के टैरिफ्स के साथ। लेकिन माना यह जा रहा है कि यूएस और चाइना की आज शायद कुछ बातचीत होगी, कुछ निष्कर्ष निकल के आ सकता है। तो क्लियरली अनसर्टनिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी यहां पर ऊपर के लेवल्स पे है और उसका इंपैक्ट हमने सभी एसेट क्लासेस में भी आता हुआ देखा है, फिर चाहे वो इक्विटीज है, करेंसीज हैं या फिर कमोडिटीज हैं। किस तरह इस पीरियड में आपको निवेश करना चाहिए, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ हैं पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन, एसएसजे फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय, आनंद राठी के नवीन माथुर और प्रो इंटेलिजेंस सर्विसेज के दिनेश सोमानी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। मुश्किल समय है, दिन ब दिन यहाँ पर हेडलाइंस चेंज हो रही हैं और साथ ही साथ प्राइसेस रिएक्ट भी कर रहे हैं। नवीन, कैसे जायजा लेंगे इस तरह की सिचुएशन का, और स्पेशली सोने पर अब आपका क्या सेंस है जहां पर ऑल टाइम हाइज हमने लगातार बनते हुए देखे हैं? धन्यवाद मनीषा। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो टैरिफ की बात चल रही है इम्पोजिशन की, दैट इज वेरी मच डेट्रीमेंटल फॉर द ओवरऑल इकोनॉमी। जहां तक बात करें, जो यूएस ने स्टेप्स लिए इस वीकेंड पे, particularly with respect to 25% tariff on Mexico and China, Canada, and 10% tariffs on China. और चाइना ने भी अभी थोड़ी देर पहले रिटेलिएट करा, जैसे आपने सही कहा मनीषा। मेरा मानना ये है कि विद दीज टैरिफ्स आई थिंक इवन इफ say for example they are implemented post the discussions with China or after 1 month in case of Mexico and Canada, मुझे लगता है कि ये इन्फ्लेशन के लिए बहुत नेगेटिव है। सी वी नीड टू अंडरस्टैंड मनीषा कि बहुत सालों के बाद पोस्ट कोविड we saw inflation in the US touching to a level of around 7 to 8% of those levels. एंड उसके बाद जो फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट में तेजी करी, मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटनिंग करा, उसकी वजह से हमने देखा जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं, वो कुछ हद तक स्टेबलाइज हो गए, अबाउट 3% और सो इन द यूएस। विद दीज टैरिफ्स कमिंग इन, इन्फ्लेशन वुड टेक अ हिट अगेन, एंड देयरफॉर द एंटिसिपेशन इज कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जो मॉनेटरी पॉलिसी ब्याज दरें हैं वो जो एक्सपेक्टेड है कम होंगी और ग्रोथ को प्रोत्साहित करेंगी। इकोनॉमीज को मद्देनजर रख के जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है उसको एंटिसिपेशन में रख के कुछ हद तक वो पॉजिटिव एक फ्रेमवर्क होता फॉर बूस्टिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मेरा मानना ये है कि ये वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी up till and unless we don't see a clear picture coming out of these tariff impositions. मैंने आज पढ़ा है कि शायद हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन या यूरोजोन में भी ये टैरिफ की बात हो। सो वॉलेटिलिटी तो बरकरार रहेगी। वी हैव सीन गोल्ड टचिंग एन हाई ऑफ अराउंड $2,830 कल शाम को, अभी फिलहाल 2,811 के आसपास है। सिमिलरली फॉर सिल्वर ऑल्सो मनीषा, तकरीबन $3,160 का हमने देखा था प्राइस टच होते हुए कल, और अभी जो है फिलहाल 3139 के आसपास है। तो ओवरऑल ट्रेंड वॉलेटिलिटी का रहेगा, और मेरे ख्याल से क्योंकि डॉलर इंडेक्स में भी वॉलेटिलिटी रहेगी, तो जो वॉलेटाइल मतलब कि जो डॉलर इंडेक्स से रिलेटेड कमोडिटीज जितनी भी हैं डॉलर डिनोमिनेटेड, उनमें वॉलेटिलिटी बरकरार रहेगी। मनोज जी, आपकी क्या रीडिंग है, और जिस तरह की अनसर्टनिटी फिलहाल यहाँ पर मार्केट्स में है, क्या राय देंगे? सोना खरीदा जाना चाहिए? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल यहाँ पे हमारा मानना है कि जो सेफ हेवन डिमांड है वो सोने की बिल्कुल बरकरार रहेगी। साल के शुरुआत में ही जब हमारी आपसे चर्चा हो रही थी तो हमने बताया था कि ये वर्ष $3,000 जो है सोना इंटरनेशनल मार्केट में टेस्ट कर सकता है। भारतीय बाजारों में 90,000 तक के स्तर की संभावनाएं हमने जताई थी, और अब वो चीजें जो है लगभग उसी दिशा में जो है सोने की कीमतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारा मानना है कि वॉलेटिलिटी रहेगी, और जिस तरह से यहाँ पे ट्रेड वॉर जो छिड़ा है यूएस के स्टेप्स के बाद, तो उसके चलते यहाँ पे सोने की सेफ हेवन डिमांड जो है वो बरकरार रहेगी। निश्चित रूप से यूएस जो ट्रेड टैरिफ्स है उसके चलते यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो फिर से एक बार बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी सोने की सेफ हेवन डिमांड को यहाँ पे सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा।
तो फर्स्ट हाफ मेरा मानना है कि ये अनसर्टेनिटी यहाँ बनी रहेगी। सेकेंड हाफ से चीजें ग्रेजुअली फिर एक बार सेटल होती हुई नजर आएगी। तो फर्स्ट हाफ में यहाँ पे डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ के बावजूद हमारा मानना है कि जो सोने की चमक है वो बरकरार रहेगी। सोना यहाँ पे बाय ऑन डिप्स ही रहेगा। $3000 फर्स्ट हाफ में कीमतें बिल्कुल एक बार टेस्ट कर सकती है 90,000 इंडियन मार्केट्स में। तो गिरावट में बाइंग की रणनीति बना करके चलना चाहिए। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस को? और सोने में तो खरीदारी की ही जानी चाहिए, लेकिन चांदी में ज्यादा असमंजस है क्योंकि बेस मेटल्स और सोना दोनों के बीच में कहीं स्टक होता हुआ नजर आया है। 30 दिन के बाद क्या होगा किसी को नहीं पता। इन 30 दिनों के बीच में किस तरह की बातचीत होगी वो भी किसी को नहीं पता। तो किस तरह से लें एज ऑफ नाउ पोजीशंस जब चांदी की बात आती है? मनीषा जी, मैं ये कहना चाहूंगा, पोजीशन लेने से पहले आपको अपना ट्विटर हैंडल एकदम सतर्क रखना होगा। दुनिया की आप किसी भी कोने में रहिए, आपको आपका ट्विटर बहुत कंटिन्यूसली वॉच करते रहना होगा। मतलब फंडामेंटल एक तरफ हो गया, ट्विटर आपका एक तरफ हो गया। डॉलर इंडेक्स, जैसे मनोज जी ने कहा, जो हमेशा ऑब्जर्व करते हैं कि डॉलर इंडेक्स पे आपकी पैनी नजर रहनी चाहिए और एक्सपोर्ट रिलेटेड जो भी कमोडिटीज है वहां पर आपको बहुत सतर्क रहना और हेज करके चलना है। ये दौर आ गया दोबारा कि आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करें, फ्यूचर्स में थोड़ा सा अपना एक्सपोजर रिड्यूस करें, क्योंकि वोलेटिलिटी का दौर है। दिन में कुछ और होता है और रात में कुछ और खबर आ जाती है। साथ ही साथ जो डॉलर और रुपी रिलेटेड जो चीज है, समझ लीजिए, यहाँ पर रुपी डेप्रिसिएशन से जो कमोडिटीज प्रभावित होती है उन पर आपको हेज करके चलना चाहिए। या जो भी कंपनीज का एक्सपोजर एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनीज में है, तो मुझे लगता है कि वहां पर आपका डॉलर हमेशा हेज करके चलना चाहिए, आपको बाय करके चलते रहना चाहिए। और रही बात और गोल्ड और सिल्वर की, मुझे लगता है 83,800 84,000 ये गोल्ड का थोड़ा सा पीकआउट लेवल मुझे लगता है। डाउनसाइड से जो इतना बड़ा मूव आया है 73,500 से 83,500, एक पूरा 1,000 रुपए का, मतलब 10,000 रुपए का 40 में एक तरफा आया है। मुझे लगता है गोल्ड अब यहां पर कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करेगा, यहां रुकना चाहिए। गोल्ड और सिल्वर में डिफरेंस जो 22,000 23,000 रुपए हुआ करता था वो 10,500 रुपए आ गया है। मुझे लगता है यहां से अब सिल्वर परफॉर्म करनी चाहिए और गोल्ड ने आइदर पॉज लेना चाहिए या थोड़ा सा डिप लेना चाहिए। मुझे लगता है 83,500 को गोल्ड लेने में अभी थोड़ा सा रुकावट होना चाहिए। ऑलराइट, तो थोड़ा सा स्टिफ रेजिस्टेंस यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है और अगर आपको सोना खरीदना हो तो थोड़े से डिप्स का यहाँ पर इंतजार किया जाना चाहिए। प्रियंका, आप कैसे देखते हैं? और दायरा थोड़ा सा आप यहाँ पर बढ़ाते हैं, मेटल्स की भी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनिशियली कुछ मुनाफा वसूली थी, काफ़ी ज़्यादा मुनाफा वसूली थी एक्चुअली पिछले 3-4 दिनों में। आज हल्की सी खरीदारी यहाँ पर ज़रूर लौटी है, लेकिन जिस तरह की कॉन्वर्सेशन अभी भी यहाँ पर है, कौन से मेटल में और किस तरह का कारोबार आप लेने की राय देंगे? देखिए, अगर बेस मेटल्स की अगर हम बात करें तो सारे बेस मेटल्स मुझे लगता है कि अगर थोड़ा लंबा नजरिया रखे 1 से 2 महीने का, तो यहाँ से बुलिश ही दिखते हैं। अगर रैंकिंग करनी है रिलेटिव बेसिस पे, तो मेरी पहली पिक एल्यूमिनियम में रहेगी, दूसरी कॉपर एंड थर्ड जिंक। हमने देखा है कि एल्यूमिनियम में काफी आउट परफॉर्मेंस दिखा है और ये 250 245 एक जोन था, वहां के उसके ऊपर निकलने के बाद एक सस्टेन अप मूव टुवर्ड्स 260 के आसपास तक हमने जाते हुए देखा है। तो एल्यूमिनियम में मुझे लगता है कि अभी भी अपसाइड टुवर्ड्स 290 300 तक इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म एल्यूमिनियम के प्राइसेस में देखता हूं। तो एल्यूमिनियम में जो भी करेक्शन आता है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बेस मेटल्स में कॉपर में भी नो डाउट टैरिफ की वजह से वोलेटिलिटी रहेगी, बट ये वोलेटिलिटी का फायदा बाय ऑन डिप्स की तरह ही यूटिलाइज करना चाहिए अगर कोई पोजिशनल ट्रेड करना चाहता है कॉपर को। तो कॉपर में भी हमने देखा कि कल वोलेटिलिटी में एक बार 820 के आसपास तक एक डिप आया था, फिर से वहां से ऑलमोस्ट हम 20 रुपीज अप है। तो ये अभी भी मुझे लगता है कि 850 एक रेजिस्टेंस ऑन द हायर साइड रहेगा नियर टर्म में। उसके बाद अगर उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो 900 920 तक मैं इन 1 to 3 मंथ्स कॉपर के प्राइसेस को ट्रेड करता हुआ दिखता है। एंड दूसरी जो अगर बुलियंस में अगर मेरे को चूज करना रहे तो आई विल गो विद सिल्वर। सिल्वर में जिस तरह सुमनी जी ने भी बताया कि जो अभी ट्रेड ऑफ है, जो रेशियो चार्ट अगर हम देखें गोल्ड टू सिल्वर का, तो क्लियरली दिख रहा है कि सिल्वर अगेन पॉप अप हो रहा है टू आउट परफॉर्म गोल्ड इन नियर टर्म। तो सिल्वर में हम बेट लेना चाहेंगे। तो सिल्वर में जो भी करेक्शन आती है अराउंड 93,000 92,500, ये एक अच्छे सपोर्ट जोन से वहां पे बाय किया जा सकता है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सिल्वर के प्राइसेस को अगेन टुवर्ड्स 98,000 to 1 लाख। नवीन, आप कैसे देखेंगे मेटल्स को? और जैसे प्रियांक ने कहा एल्यूमिनियम 1, कॉपर 2, जिंक 3 पे यहाँ पर इस तरह से उन्होंने रैंकिंग की है, आप कैसे देखते हैं?
I think Manisha, ranking remains the same more or less. Okay. पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा बुलियन के प्रति. US imports about, I would say in terms of ranking, अगर आप देखें, तो बहुत important है वो बताना. The first country where the US imports gold from is Switzerland. Second is Canada, and third is Mexico. Even in case of silver, जो 60 to 80% of the imports which happens in the US comes from Mexico. बेस मेटल्स की बात करें तो तकरीबन कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक का जो प्रोपोर्शन है वो तकरीबन 36% के आसपास, प्रतिशत के आसपास जो कॉपर रिक्वायरमेंट्स हैं यूएस की, वो कनाडा से इंपोर्ट होती हैं. तो इस वजह से ये जो तीनों कंट्रीज हैं, बी इट चाइना विद रिस्पेक्ट टू द बेस मेटल्स, be the bullion pack, including gold and silver, particularly with respect to bullion, industrial metal too, और industrial metals की बात करें तो volatile रहेगा. पर for me, I would say silver would be the first bet now in terms of the buying strategy for a long-term basis, and then comes copper and maybe zinc on the third part. फेयर पॉइंट दैट. तो ये यहाँ पर मेटल्स की और सोने चांदी की बात है. सोने में थोड़े डिप्स का इंतजार करना चाहिए खरीदारी करने के लिए, लेकिन मेटल्स यहाँ पर बेहतर नजर आते हैं. चांदी एज एन आउट परफॉर्मर यहाँ पर दिख सकती है, और एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक उस रैंकिंग में यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी हैं. मेरे इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है. जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर कच्चे तेल की करेंगे, क्योंकि यहाँ पर काफी उठापटक है. टैरिफ्स के क्या मायने हैं जो यूएस पुश कर रहे हैं यहाँ पर ड्रिलिंग के लिए, उसका क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है इस साल में, इस पर करेंगे बात है आपका. और जिस तरह से ट्रंप, टैरिफ एंड टर्बुलेंस की बात यहाँ पर की जा रही है, उसका इंपैक्ट हमने अक्रॉस एसेट क्लासेस में देखा है. सोने, चांदी और मेटल्स की बात तो हमने की, लेकिन जिस तरह की उठापटक यहाँ पर कच्चे तेल पे देखने को मिली है, उसका इंपैक्ट हमारे को अक्रॉस एज एन इकोनॉमी देखने को पड़ सकता है. क्योंकि एज ऑफ नाउ 88% हमारी रिक्वायरमेंट कहाँ हम इंपोर्ट करते हैं. रशिया पे यहाँ पर सैंक्शंस हैं, यूएस से इंपोर्ट करने की बात यहाँ पर की जा रही है. ओपेक ने अपनी मीटिंग में यहाँ पर कुछ नहीं कहा है, और कच्चे तेल में उस इनिशियल तेजी के बाद आज करीबन 1% की गिरावट के साथ कारोबार. कैसे देखते हैं आप दिनेश जी कच्चे तेल के प्राइसेस करंट लेवल से? अभी बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी मुझे इसमें नजर नहीं आती कि रेंज बाउंड एक दायरा जरूर मेंटेन करेगा. ये जब भी उठ के 6500 के आसपास जाता है, वहां से दोबारा तेज 42 में हमें देखने मिल सकती है, और वहां से दोबारा ये 6250 या 6200 के आसपास की लेवल आती है. मुझे लगता है मार्च एंड तक ये 6030 और 6450 ये लेवल मुझे लगता है ये दायरा मेंटेन करके चलेगा. बहुत ज्यादा इसमें एबनॉर्मल रिटर्न्स भी नहीं है, और टैरिफ के डर से बार बार उठापटक करता रहेगा. मोर और लेस मुझे लगता है कि 6500 का क्रूड बेच कर चलना चाहिए, और 6050 का क्रूड बाय करके चलना. ऑलराइट, तो वो एक रेंज यहाँ पर सेट कर दी गई है कि बाय एंड सेल आपको कैसे करना है. आप कैसे देखते हैं मनोज जी कच्चे तेल के प्राइसेस को, और क्या आप नेचुरल गैस को देखना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इवन बड़ी वॉलेटिलिटी है? बिल्कुल मनीषा जी, जहां तक कच्चे तेल का सवाल है तो बिल्कुल ये एक दायरा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और हमारा मानना है कि ये दायरा बरकरार रह सकता है अगले 4-5 महीनों के लिए. WTI की मैं बात करूं तो $68 डाउन साइड में, और $78 यहाँ पे हायर साइड में एक रेंज बनी हुई है. भारतीय बाजारों में जो रेंज है वो 5850 से 6700 का एक दायरा है, तो ये बिल्कुल बना हुआ है. तो अगर यहाँ पे 6000 के आसपास जब भी कीमतें आती है तो बाय किया जा सकता है. 6500 के ऊपर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो वहां पे निकलने की सलाह रहेगी. नेचुरल गैस में हमारा मानना है कि यहाँ पे अब जैसे ही जो कोल्ड वेदर का जो सिचुएशन है वो ईज होता हुआ नजर आएगा यूरोप और यूएस में, तो कहीं ना कहीं वहां पे डिमांड जो है थोड़ी कमजोर पड़ती हुई नजर आएगी. लेकिन यहाँ पे ट्रेड वॉर के चलते जो यूएस का एक्सपोर्ट है वो यूरोप में बढ़ सकता है, तो यहाँ भी वॉलेटिलिटी बनी रहेगी. हमारा मानना है कि $2.8 जो है इंटरनेशनल मार्केट में नेचुरल गैस के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो बना रहेगा. वहीं ऊपरी लेवल्स पे $4, तो ये एक बड़ा रेंज जो है नेचुरल गैस के लिए बना रह सकता है अगले 4 से 5 महीने. भारत बाजारों में जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है, हमारा मानना है कि 230 जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा, वहीं 355 जो है वो रेजिस्टेंस रहेगा. तो लगभग यहाँ पे 120 रुपए का रेंज जो है अगले 4 से 5 महीने देखने के लिए मिल सकता है. ऑलराइट, तो ये 4 से 5 महीने का यहाँ पर रेंज है, जो कि ऑब्वियसली टैरिफ्स तब तक यहाँ पर सेटल होते हुए भी नजर आएंगे. तो मार्केट फंडामेंटल्स
कीपिंग अपार्ट ट्रंप टैरिफ्स ये सजेस्ट करते हैं। वेल, अपने सभी गेस्ट के पास अब मैं आना चाहूंगी और ये जानना चाहेंगे कि अगर उनको अपना अगले 1 महीने के लिए पोर्टफोलियो बनाना हो, जिस तरह का पॉज यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट ने दिया है कनाडा और मेक्सिको, तो माना यह जा रहा है कि तब तक शायद हम थोड़ी सी स्टेबिलिटी आता हुआ देखेंगे, इन द सेंस कि इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पर शायद टैरिफ की चिंताएं हट गई हैं। लेकिन जैसे नवीन ने कहा, ऑफ कोर्स यूरोपियन यूनियन पर शायद टैरिफ्स लग सकते हैं। अभी तक तो हमने ब्रिक्स की बात यहाँ पर नहीं करी है। इंडिया को भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर भी आता हुआ नजर आएगा। सो इन दैट सेंस अगला 1 महीना काफी वॉलेटाइल रह सकता है। लेकिन अगर आप अपना कोई पोर्टफोलियो यहाँ पर बनाए जहां पर आप सोना, चांदी, मेटल्स, क्रूड, इवन एग्रीकल्चर कमोडिटीज फॉर दैट सेंस, एंड अगर आप करेंसीज यहाँ पर इंक्लूड करना चाहें, अगर इन सब के साथ कुछ कारोबार किया जा सके तो वो किस तरह से होना चाहिए? दिनेश जी, आपसे पहले। जी बिल्कुल, अगर ओवरऑल मैं स्ट्रक्चर को अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहूँ, स्पेशली कमोडिटीज में, तो मैं सिल्वर को हैवी वेट दूंगा। इसमें मैक्सिमम मेरा पोटेंशियल सिल्वर की तरफ रहेगा, देन कॉपर, एल्यूमिनियम और एग्रीकल्चर कमोडिटीज में धनिया। मुझे लगता है कि 8030, 8050 ये रेंज धनिया का बढ़िया बाइंग का रहेगा। कॉपर मुझे 872 लगता है अपसाइड, तो मुझे लगता है कि आने वाले 2 या 3 महीने में कॉपर वुड बी द बेटर परफॉर्मर। और एल्यूमिनियम जो ये ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, 250 के एल्यूमिनियम 270 बढ़कर जाता हुआ मुझे नजर आता है। और सिल्वर मुझे दोबारा ऑल टाइम हाई क्रॉस करते हुए मार्च से पहले पहले नजर आता है। तो आप यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम और इसके अलावा आपने क्या कहा दिनेश जी? धनिया। धनिया धनिया। धनिया में आपको लगता है कि अपसाइड देखने को मिल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। आप अगले 1 महीने के लिए यहाँ पर गोल्ड नहीं इंक्लूड कर रहे। जिंक तो ऑफ कोर्स सभी ने कहा है कि 3rd कैटेगरी में यहाँ पर है। और साथ ही साथ डॉलर पे क्या करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि 8740 ये मुझे लगता है कि एक पीक आउटसाइड हो गया है। डॉलर इंडेक्स भी जो 110 का लेवल, ये बड़ा मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, यहां से इसे नीचे आना चाहिए। और साथ ही साथ मुझे लगता है रुपी कहीं ना कहीं अब अप्रिशिएट करना चाहिए। और कहां तक अप्रिशिएट करता हुआ दिखेगा? मुझे लगता है 8620 ये लेवल आएगी। अभी यहाँ पे थोड़ी सी मूवमेंट जो लैकलस्टर हो जाएगी, रेंज बाउंड एक्टिविटी रहेगी रुपी डॉलर। ऑल राइट। इंटरेस्टिंगली नवीन जी, दिनेश जी ने सोने को बिल्कुल इंक्लूड नहीं किया अपने अगले 1 महीने के लिहाज से अपने पोर्टफोलियो में। आप इंक्लूड करना चाहेंगे या आपको लगता है कि ज्यादा बेटर चीजें यहाँ पर हैं लेने के लिए? नहीं मनीषा, स्टैगर्ड वे में करना चाहिए सोना, एज आई ऑलवेज से। दिनेश जी के पास बहुत सोना है, उनको और नहीं डालना। But I would say that करना चाहिए। And Manisha, just to add up certain numbers on the the oil part on the imports, Canada is the largest supplier of oil to the US. 60% of the oil comes in the US from Canada, about 3.8 million barrels a day. And Mexico contributes about 11%. So you can understand the kind of volatility we can see in the crude oil prices going forward. Maybe 1 month can be little subdued. But जहाँ तक portfolio की बात है, तो my percentage allocation for silver would be about 30%. I would allocate 25%, 25% तकरीबन कॉपर में करूंगा, एल्यूमिनियम में अराउंड 20%, एंड गोल्ड वुड बी 20% इन अ स्टैगर्ड वे टू कंटिन्यू टू डाइवर्सिफाई द रिस्क्स ऑन द पोर्टफोलियो रिलेटेड टू इक्विटी एंड अदर एसेट क्लासेस। नवीन, आपकी क्या सेंस है रुपए डॉलर में आगे जाते हुए, क्योंकि काफी बड़ा इंपैक्ट इसका भी पड़ेगा आगे जाकर मार्केट्स में? उसमें मैं बहुत हद तक दिनेश जी से सहमत हूँ। 8750 is the high I would say the rupee has made or depreciated against the US dollar. मुझे लगता है India story is pretty much solid. मतलब कि I see India as the brightest spot among all the economies going forward. So therefore the rupee has to appreciate from here on. My sense is, Manisha, not in short term, but in the medium term, the rupee might appreciate to the level of around 85.50, 85.50 के आसपास, 85.5 के against the dollar. So as of now, I'd see the high has been made at around 87.50. 2 rupees on the appreciation side for rupee against the dollar in the medium term, and medium term means about currently today around 8 to 9 months or so. ओके मनोज जी, आप कैसे देखते हैं आपने पोर्टफोलियो को यहाँ से जाता हुआ? और सबसे पहले आपकी भी रुपए पे ही सेंस ले लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर हमारे एक्सपर्ट्स को अब ये लगने लगा है कि एक लो फॉर द नियर टर्म एटलीस्ट यहाँ पर बन चुका है। नहीं मनीषा जी, अभी जो रियल एक्सचेंज रेट को देखते हुए नहीं लगता है कि अभी हाई जो है वो लो जो है बन चुका है रुपी का। और हमारा मानना है कि यहाँ पे आरबीआई जो है रेट कट भी कर सकता है आने वाली पॉलिसी मीटिंग्स में, तो उसका एक प्रेशर रहेगा रुपी पे। और दूसरा, गवर्नमेंट यहाँ पे एक्सपोर्ट को भी सपोर्ट करना चाहेगी, तो अभी स्ट्रेंथ हाल फिलहाल यहाँ पे रुपी में संभव नहीं लगती है। हो सकता है कि एक ओवर सोल्ड जोन में आने से थोड़ा सा यहाँ पे जो है एप्रिसिएशन मिल जाए, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। तो हमारा मानना है कि एक बार 88 एंड हाफ वहां तक रुपी डेप्रिशिएट हो सकता है।
तो उसका सपोर्ट यहाँ पे कमोडिटीज को मिलता रहेगा। तो उसको देखते हुए यहाँ पे सिल्वर को जो है वेटेज ज्यादा रहेगा, बीइंग इंडस्ट्रियल एंड प्रीशियस मेटल। 30% हिस्सा सिल्वर का रहेगा, 20% सोने का रहेगा, और बाकी 50% में यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेटल्स को मैं 25% दूंगा। उसमें एल्यूमिनियम 15% और लेड 10% रहेगा। और यहाँ पे बचे हुए 25% में एग्री कमोडिटीज में कोरिएंडर को 15% और रूपी को 10% यहाँ पे यूएसडी INR को। तो इस तरह से यहाँ पे डाइवर्सिफाई करना चाहिए। मनोज जी, क्रूड को किसी ने इंक्लूड नहीं किया अपने पोर्टफोलियो में? क्रूड ऑयल में यहाँ पे काफी वोलेटिलिटी है मनीषा जी, और हमारा मानना है कि वो रेंज बाउंड रहेगा, तो वहां पर रिटर्न्स बनना थोड़े से डिफिकल्ट रहेंगे। अभी चैलेंजिंग सिचुएशन है। पॉइंट टेकन। प्रियंका, आपकी क्या सेंस है? आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर कैसा दिखता है? मेरा पोर्टफोलियो बुलियंस में सिल्वर मेरी टॉप पिक रहेगी, एंड फॉलोड बाय कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड। तो ये 4 रैंकिंग में रहेंगे, अराउंड 25% ईच। एंड अगर रुपी की अगर हम बात करें, तो जिस तरह से हम पहले मैं डॉलर इंडेक्स पे कहना चाहूंगा कि डॉलर इंडेक्स अराउंड 110 जो रीसेंट पीक्स थे, वो मुझे लगता है कि मुश्किल रहेंगे कि इमीडिएटली वो क्रॉस करे। तो यहाँ से मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स में एक अच्छा डाउनफॉल टुवर्ड्स 106, 104 जोन्स तक आना चाहिए इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म, लाइक इन 6 to 8 months टाइम फ्रेम। तो रुपी मुझे लगता है कि 87.5 के आसपास ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, और यहाँ से मुझे लगता है कि रुपी में स्ट्रेंथनिंग मूव अगेन टुवर्ड्स 86, 85.5 एक्सपेक्ट करनी चाहिए इन नेक्स्ट 6 months और सो। ऑलराइट, तो ये पोर्टफोलियोज हैं जहां पर एनर्जी को ऑफ कोर्स एक मिस दिया गया है, क्योंकि प्राइसेस वहां पर रेंज बाउंड रह सकते हैं, चौपी भी रह सकते हैं, लेकिन खरीदारी चांदी में की जानी चाहिए। साथ ही साथ मेटल्स में यहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज हैं, और सोना ऑफ कोर्स इन अ स्टैगर्ड वे, इन अ स्मॉल वे, एज अ हेज आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना ही चाहिए। हमारे पास 1.5 मिनट है, लेकिन ये मैं बहुत इंटरेस्टिंगली यहाँ पर यूज करने वाली हूँ। आप सबसे ये पूछने वाली हूँ कि आगे जाते हुए अब अगले 1-1.5 महीने में क्या क्यूज आप वॉच करना चाहेंगे? ट्रंप और टैरिफ्स तो यहाँ पर एक चीज है ही जो बाजार को नहीं पता, और जैसे दिनेश जी कह रहे थे, आपका ट्विटर हैंडल अलाइव किकिंग रहना चाहिए ताकि आपको पता हो देश विदेश में क्या हो रहा है। तो दिनेश जी, उसके अलावा क्या वॉच करना चाहेंगे? डॉलर इंडेक्स एक चीज है जो निरंतर वॉच करते रहना चाहिए, कि वहां की वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि ऑप्शंस में ट्रेडिंग थोड़ी सी ज्यादा बढ़ सकती है। वोलेटिलिटी के दौर में सेफर साइड ऑप्शंस बेटर होता है, और मैक्सिमम अपनी जो पोजीशन है वो हेज करके चलना वो ज्यादा बेटर है। तो आप कह रहे हैं ट्रंप एंड टैरिफ्स के अलावा डॉलर इंडेक्स को आप यहाँ पर देखना चाहेंगे? जी। ओके, नवीन जी, आप क्या देखना चाहेंगे यहाँ पर आगे जाते हुए 1-1.5 महीने के लिए? मनीषा, 2 picks would be डॉलर इंडेक्स, डेफिनेटली कमोडिटी सारी डॉलर से बहुत निर्भर रहती हैं, तो वो तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आई थिंक द मॉनेटरी पॉलिसीज वुड बी समथिंग वेयर यू शुड लुक फॉरवर्ड टू, ऑल्दो ये रोजमर्रा की चीज नहीं है, पर लेकिन इस पे जरूर फोकस रखना चाहिए फॉर बिल्डिंग अप ऑन अ लॉन्ग टर्म। Lastly, implied volatility on the options contract would be crucial for anybody to take the cues what is going ahead or what is coming up in the commodities space where the options contract are there. प्रियंका, आप क्या देखेंगे? मेरी नजर डॉलर इंडेक्स पे रहेगी, क्योंकि से ही हम कमोडिटी कॉम्प्लेक्स को जज कर सकते हैं। एंड दूसरी, जिस तरह से नवीन जी ने भी कहा कि इंटरेस्ट रेट साइकिल अक्रॉस द ग्लोब वो एक इंटरेस्टिंग पड़ाव पे है, तो वहां से भी एक क्यूज ट्रेडर्स को लेना चाहिए। तो ये 2 चीज रेडार पे रहनी चाहिए। मनोज जी, आप क्या वॉच करेंगे? हाँ, डॉलर का सभी तो बोला ही है मनीषा जी, लेकिन यहाँ पे जो चाइना के इंस्टेंस जो है वो काफी यहाँ पे देखने लायक रहेंगे आने वाले समय में, यूएस टैरिफ को काउंटर करने के लिए। और दूसरा, यहाँ पे फेड का जो मॉनेटरी पॉलिसी है आफ्टर टैरिफ, उसको भी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। तो वोलेटिलिटी के चलते यहाँ पे चाइना के ऊपर भी नजर रखना चाहिए कि वो कैसे रिटेलिएट करता है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स यूएस किस तरह से यहाँ पर टैरिफ्स डालता है, कैसी उनकी नीतियां आगे जाके रहती हैं, उस पर सबकी नजर रहेगी। साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सारी की सारी कमोडिटीज डॉलर में यहाँ पर डिनोमिनेटेड हैं। तीसरी बात सबने यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसीज को लेकर करी कि सेंट्रल बैंक्स यहाँ पर क्या करते हैं। चौथी चीज जो आपको देखनी है वो है ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, वहां पर किस तरह की वॉलेटिलिटी, वॉल्यूम्स एंड प्रीमियम्स हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑफकोर्स अगर हम कमोडिटीज की बात कर रहे हैं तो चाइना को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। चाइनीज युआन में हमने एक डिप्रिसिएशन आता
बढ़ता हुआ देखा है, चाइना किस तरह की यहाँ पर आगे जाकर स्टिमुलस मेजर्स लेकर आता है और यूएस को कैसे रिटेलिएट करता है, उसका बड़ा इंपैक्ट हम यहाँ पर एसेट क्लासेस पे बनता हुआ देखेंगे। वेल, इसी के साथ लेकिन बहुत शुक्रिया आपका आज मनोज जी, प्रियांक, नवीन एंड दिनेश जी साथ जुड़ने के लिए। तमाम कमोडिटीज कैसे पोर्टफोलियो में इंक्लूड की जाएं, अगले एक महीने में क्या 4-5 चीजें आपको देखनी चाहिए, वो भी हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताई हैं। वेल, इसी के साथ लेकिन एक छोटे से ब्रेक का समय है। आप बने रहिए CNBC आवाज पर।